हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग यहाँ पर ईवीएस के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। ईवीएस के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यदि आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आप इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मैथ्स का करना चाहते हैं, सीडीपी या ईवीएस का कोई भी कोर्स यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी यहाँ पर बहुत डिस्काउंट चल रहा है। आप चाहें तो किसी भी प्रकार के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जाकर आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोर्स की सारी डिटेल वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। ठीक है, चलिए सेशन की हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। सेशन में क्या, आज के सेशन में क्या स्पेशल हमारे लिए होने वाला है, तो देखो यहाँ पर हम लोग, जैसे कि कल हमने कुछ परियोजनाओं के बारे में देखा था, एक दिन हम लोग यहाँ पर थ्योरी सेशन कंप्लीट कर रहे हैं, एक दिन हम लोग यहाँ पर क्विज कर रहे हैं। तो आज हमारा क्विज वाला सेशन है। आज हम लोग कुछ यहाँ पर क्विज कंप्लीट करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है पर्यावरण के जैविक कारक कौन से होते हैं। तो हमने डिस्कस किया है कि जैविक और अजैविक दो कारक होते हैं। जैविक जिनमें जान होती है, ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, उपरोक्त सभी। तो ये क्या सारे ही कारक पर्यावरण के जैविक कारक में आते हैं? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर होगा। ये तीनों ही कारक हमारे पर्यावरण के जैविक कारक के अंदर आता है। सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मीना माता रोग ऐसी मछली को खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। मीना माता रोग एक प्रकार का रोग बीमारी होती है, ठीक है। ये किस मछली को खाने से होता है? एक मछली को खाने से होता है जिसमें किस मात्रा की अधिकता पाई जाती है? कैडमियम की, आर्सेनिक की, पारा की, या फिर उपरोक्त सभी की। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मीना माता जो है उस मछली को खाने से होता है जिस मछली के शरीर में पारा की अधिक मात्रा पाई जाती है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि मछली जब पानी में रहती है और उस पानी में यदि पारा बहुत अधिक मात्रा में है तो वो मछली क्या करेगी? उसके शरीर में चला जाएगा, वो पारे की अधिकता उसके शरीर में होगी। फिर कोई मनुष्य उसको खाएगा तो उसको भी ये पारे की अधिकता उसके शरीर में हो जाएगी, जिसकी वजह से मीना माता रोग यहाँ पर उस व्यक्ति को हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग यदि बात करें, रेड डेटा बुक किससे संबंधित होती है? विलुप्ति के करीब जीवों से, नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, या फिर वायु प्रदूषण से। तो रेड डेटा बुक जो है हमारी विलुप्ति के जो करीब जीव हैं, जो खत्म होने वाले हैं या खत्म हो चुके हैं, उसके बारे में सारी जानकारी, सारा डेटा जो है हमें रेड डेटा बुक के अंदर मिलता है, जिसको हिंदी में लाल किताब के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है, भारतीय गेंडा कहाँ पर संरक्षित रहता है? कल ही हम जो सारी योजनाएं डिस्कस कर रहे थे कि गेंडे को कहाँ संरक्षित रखा जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम है। वहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गेंडे का संरक्षण किया गया है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? बांदीपुर नेशनल पार्क हमारा कर्नाटक में है, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तराखंड में है। बांदीपुर कर्नाटक में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। गिर नेशनल पार्क, जिसकी हम कल बात कर रहे थे कि सिंह शेर को संरक्षित करके रखा जाता है, तो ये गिर नेशनल पार्क हमारा गुजरात में स्थित है। और काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा असम में स्थित है। तो भारतीय गेंडा जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में सुरक्षित रखा गया है। यूफॉर्बिएसी की फैमिली की कौन सी फसल जो है बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए, वन सेकेंड, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल जो है बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? उस फसल का नाम क्या है? कॉपर लीफ है, जेट्रोफा है, कैंडल जो ट्री है, या फिर सर्पगंधा है। तो कौन सा है? जेट्रोफा है, इसी से बायोडीजल उत्पन्न किया जाता है। जेट्रोफा फसल है, इससे यहाँ पर बायोडीजल का उत्पादन किया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इस बार का थीम था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तप्त भौम जल, एक तरीके से तप्त उबलते हुए भौम जल से हम कौन सी ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं? भूतापीय ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा यहाँ पर आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विटीकल्चर का संबंध किससे है? विटीकल्चर जो है किससे हमारा संबंधित है? सिल्क से, अंगूर उत्पादन से, शहद से, या फिर ऊन उत्पादन से। तो विटीकल्चर हमारा अंगूर उत्पादन से यहाँ पर संबंधित है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, रेंचिंग पद्धति से खेती किस देश में की जाती है? रेंचिंग पद्धति के माध्यम से हम लोग खेती कहाँ पर कर सकते हैं, किस देश में की जाती है? अमेरिका में, जापान में, चीन में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो रेंचिंग पद्धति से खेती ऑस्ट्रेलिया में की जाती है।
कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग पर्यावरण शिक्षण शास्त्र के भी कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से किसे ईवीएस अभिप्रेरित कक्षा कहा जा सकता है? शिक्षक द्वारा दिए गए सुधारात्मक कार्य के आधार पर, कक्षा में सर्वाधिक उपस्थिति के आधार पर, कक्षा में पूर्णतः निस्तब्धता के आधार पर, मतलब बातचीत नहीं हो रही, निस्तब्ध बच्चा बैठा हुआ है, या फिर कक्षा में प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, बुद्धिशीलता संबंधी कार्यों के आधार पर हम लोग ईवीएस को अभिप्रेरित मोटिवेटेड क्लास बोल सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही होगा। कक्षा में प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, बुद्धिशीलता संबंधी कार्य हो रहे हैं, मतलब कि हमारी कक्षा जो है अच्छी चल रही है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण शिक्षण जो सिद्धांत होते हैं उसमें से एक सिद्धांत क्या होगा? पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का आधिकारिक प्रयोग करना, अध्ययन संसाधन के रूप में पर्यावरण का प्रयोग करना, छात्रों से अधिक गृह कार्य करवाना, या फिर उपरोक्त सभी। हमसे पूछा गया था कि पर्यावरण के महत्वपूर्ण शिक्षण सिद्धांतों में कौन सी चीज़ आती है, तो कौन सी चीज़ आती है, क्या जितने भी हमें अध्ययन संसाधन मिले उनका हम लोग पर्यावरण में प्रयोग कर रहे हैं के रूप में हम लोग पर्यावरण का यदि प्रयोग कर रहे हैं, पुस्तकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सिद्धांत हमारे पर्यावरण में नहीं आता है कि बच्चों को पर्यावरण ऐसे पढ़ाया जाए, होमवर्क दिया जाए, ये भी नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, विद्यार्थी किन परिस्थितियों में पर्यावरण अध्ययन सबसे बेहतर ढंग से सीखते हैं? कक्षाओं में अच्छे शिक्षण से, पर्यावरणविदों से बातचीत करके, जो पर्यावरण के एक्सपर्ट है, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स है, उनसे बातचीत करके, प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझकर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन सीखने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि आप प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझे कि ये क्या है, कैसे वर्क करती है। तो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन सभी के माध्यम से हम पर्यावरण अध्ययन को बहुत ही बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन से पता चलता है किन चीज़ों का? पर्यावरण संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी है। क्या ये सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पर्यावरण संरक्षण प्रकृति की जिम्मेदारी है। पर्यावरण संरक्षण सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण संरक्षण सरकार की तो है, साथ में हमारी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, प्रकृति की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। प्रति वर्ष जुलाई के महीने में लोगों के द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। यह अवसर क्या कहलाता है? वन संरक्षण दिवस कहलाता है, वृक्षारोपण माह कहलाता है, वन महोत्सव कहलाता है, या फिर वन्य जीव सप्ताह इसे यहाँ पर माना जाता है। तो वन महोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष जो जुलाई के महीने में लोग जो है लाखों पेड़ यहाँ पर लगाते हैं। जैसे कि हम लोग कल पढ़ रहे थे कि 1 से 7 जुलाई तक हम लोग वन सप्ताह के रूप में मनाए जाते हैं। ठीक है, भारत में वन सप्ताह जो 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, और इंटरनेशनली यदि हम लोग बात करें वैश्विक रूप से 21 मार्च को वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनली बात करें और नेशनल भारत की हम लोग यदि बात करें तो ये दो अलग अलग डिफरेंस है। मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? मोनाल क्या भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भूटान का है, नेपाल का है, या फिर पाकिस्तान का है? तो मोनाल जो है हमारा पड़ोसी देश नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्राचीन भारतीय विद्वानों में से कौन दीमक के ढेर को भूजल का संकेतक मानता है? मतलब कि यहाँ पर दीमक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इससे समझ आता है कि यहाँ आसपास कहीं पानी है। जैसे कि कैसे, पहले तो अभी तो हम लोग मशीन वगैरह से पता लगा लेते कि ज़मीन के अंदर पानी है, तो पहले कैसे पता लगाया जाता था? पहले दीमक जहाँ पर बहुत ज़्यादा होते थे तो वहाँ पता चल जाता था कि यहाँ पर मिट्टी नम है, मतलब यहाँ पर अंदर पानी हो सकता है। तो ये चीज़ किसके द्वारा बताई गई थी? ये चीज़ वराहमिहिर के द्वारा बताई गई थी। आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आज हम पूरे 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमें पता है हॉर्नबिल उत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। हम दिन एक ऐसा भी सेशन रखेंगे जिसमें हम सारे उत्सव के बारे में पढ़ेंगे। त्योहार बहुत सारे होते हैं, उत्सव बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कोई भी फसल कटाई हो गई, जैसे मणिपुर हो गए, ये जो उत्तर पूर्वी राज्य यहाँ पर हर छोटी छोटी चीज़ के लिए उत्सव मनाया जाता है, तो वो सारे उत्सव भी हम लोग कभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमसे हॉर्नबिल उत्सव
कि पूछा हुआ है हॉर्नबिल उत्सव जो है यहाँ पर नागालैंड में मनाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेबलिशन का जो प्रोसेस है, स्टेबलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसके संदर्भ में कथन पर आपको विचार करना है। हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। इनमें से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। देखो पहला कथन बिल्कुल सही है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये रिएक्शन बिल्कुल होती है कि हरे पौधे जो सूर्य की किरणों की उपस्थिति में CO2 को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं और बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं जो उनकी रक्षा करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन पर्वत श्रेणी यहाँ पर कौन सी होगी, वो आपसे पूछा गया है। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है भारत की सबसे बड़ी प्राचीन पर्वत श्रेणी बोल सकते हैं, राजस्थान में ये स्थित है। न्यूरोलॉजी अध्ययन क्या होता है? चर्म का अध्ययन है, हृदय का अध्ययन है, सिक्के तथा पादक जो होते हैं उनका यहाँ पर अध्ययन है, या फिर स्नायु तंत्र का ये अध्ययन है। तो हमें पता है न्यूरॉन सिस्टम जो होता है, न्यूरोलॉजी जो होती है हमारे स्नायु तंत्र से संबंधित होती है, हमारे ब्रेन सिस्टम से ये संबंधित होती है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, बोलो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो बोलो ऐप जो है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, वो छोटे बच्चे जो होते बोल कर भी यहाँ पर ऐप के माध्यम से जानकारी गूगल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बोलो ऐप जो है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दूध से मक्खन निकालने की विधि कौन सी है? वाष्पीकरण विधि, ऊर्ध्वतन विधि, आसवन विधि या फिर अपकेंद्रण विधि। दूध से हम लोग मक्खन निकालते हैं, यह विधि हमारी क्या कहलाती है? यह विधि अपकेंद्रण कहलाती है। ठीक है, अपकेंद्रण हम लोग साइंस में एक पढ़ते हैं, एक होता है अपकेंद्रण होना, जैसे जैसे दूध होता है उसके आसपास का जो मक्खन है वो उससे अलग हो जाता है, फेंटने वाली प्रोसेस यहाँ पर हो जाती है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण विधि। अगले क्वेश्चन की हम लोग यदि बात करते हैं, पर्यावरण शिक्षा केंद्र सेंट्रल फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र हमारा कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन हमारा अहमदाबाद में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है, पर्यावरण अध्ययन जो है इसको पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से एक उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है। कौन सा उद्देश्य हमारे लिए आवश्यक नहीं होगा? भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, आधारभूत वैज्ञानिक संकल्पों तथा सिद्धांतों को कंठस्थ करना, पर्यावरण को जानने के लिए अवसरों को प्रदान करना, अवलोकन, परिमापन, भविष्यवाणी करना तथा वर्गीकरण जैसी प्रवीणताओं को विकसित करना। तो पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए किस उद्देश्य की आवश्यकता हमें नहीं है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रोट करना यानी चीज़ों को रटना बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड या बिल्कुल साइकोलॉजी ये नहीं बताती है कि आप चीज़ों को रट लो, सिद्धांतों को कंठस्थ कर लो। तो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधारभूत वैज्ञानिक संकल्पों तथा सिद्धांतों को कंठस्थ करना पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों के अंदर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह है, पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है, पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती है, फिर पर्यावरण नियंत्रण एवं स्वपोषण पर आधारित है। तो गलत कथन ये है कि पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पर्यावरण में परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन असत्य कथन यहाँ पर क्या है? पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है। पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? UNEP है, UNDP है, IEEE है या फिर यूनेस्को है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पर्यावरण की देखभाल करती है। कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन जैसे ही पर कर्नाटक के अंदर कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया। तो जैसे कि कर्नाटक में हमारे अपिको आंदोलन के नाम से इस आंदोलन को, चिपको आंदोलन जैसा ही पूरा ये आंदोलन था। ये चिपको आंदोलन उत्तरी भारत का और कर्नाटक हमारा जो है दक्षिणी भारत में आता है। तो जैसा उत्तरी भारत में चिपको आंदोलन हुआ था, सेम वैसा ही कर्नाटक में हमारा अपिको आंदोलन यहाँ पर हुआ था।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करना, मानव एवं शेष जगत का अंतरा संबंध समझना, पर्यावरण की सही समझ विकसित करना या फिर पर्यावरण के घटकों को समझना। तो कौन सा यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होगा? तो आंसर यहाँ पर क्या लग रहा है? देखो, पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करना ये पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य के अंदर आता है। पर्यावरण की समझ विकसित करना, पर्यावरण के हर एक घटक को समझना, तीनों ही हमारे पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है। तो पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य नहीं है? मानव तथा शेष जगत का अंतराबंध समझना, उनके बीच में इंटरकनेक्शन समझना, ये पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य के अंदर नहीं आता है। बादलों का आकार निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है? ऊंचाई एवं तापमान पर निर्भर करता है, हवा के रुख पर निर्भर करता है, वाष्पीकरण चक्र पर निर्भर करता है या फिर आर्द्रता ग्राही केंद्र के ऊपर निर्भर करता है? तो बादलों का जो आकार है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? वाष्पीकरण के चक्र पर निर्भर करता है। हम पूरा साइकिल पढ़ते हैं, जल वाष्प का पूरा साइकिल आता है, वाटर साइकिल आता है, जल चक्र आता है, जिसमें हम लोग पूरा देखते हैं बादलों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, वो कैसे मूव करते हैं। तो ये पूरा वाष्पीकरण की प्रोसेस के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है, कहाँ पर होती है, कितनी मात्रा में होती है, ठीक है। तो बादलों का आकार पूरा वाष्पीकरण चक्र के ऊपर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण हेतु जैविक सूचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जहां पर बहुत ही ज्यादा प्रदूषण हो रहा है तो इसके संकेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बायोफाइट्स जो पौधे होते हैं उनका किया जाता है, शैवाल का किया जाता है, स्यूडोमस का किया जाता है या फिर लाइकेन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है लाइकेन का। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण में जैविक सूचक संकेतक के रूप में हम लोग लाइकेन का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमें बताएगा कि प्रदूषण इस एरिया में कितना ज़्यादा, इस क्षेत्र में कितना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। ओके, तो आज हमने पूरे 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करे हैं, पूरा ईवीएस का एक सेट हमने लगा लिया है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको यहाँ पर मॉर्निंग में ईवीएस का वीडियो मिलता है और इवनिंग में आपको यहाँ पर जो है मैथ्स की क्लास लाइव मिलती है, तो आप दोनों ही क्लास का बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। और सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना है। कोई भी कोर्स यदि आप बाय करना चाहते हैं, कोई भी समस्या आ रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जाकर हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आप चाहे तो इस नंबर पर भी संपर्क करके हमारे टीम से बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।